ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी 19 सितंबर 2022 को अचानक लापता हो जाती है। शुरुआत में इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला समझा जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं यह मामला धीरे धीरे एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है। कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद 24 सितंबर 2022 को चिला बैराज के पास नहर में फंसी एक लड़की की लाश बरामद होती है। जब शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि अंकिता भंडारी की है। अंकिता भंडारी के बैनर और पोस्टर लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर मामले को लेकर दिल्ली से देहरादून तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किए गए थे कि पुलकित ने अंकिता को एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा था। जांच आगे बढ़ती है तो एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। अंकिता की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी, और यह हत्या किसी भारी अपराधी ने नहीं बल्कि उसी रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने अपने दो साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर की थी। वजह थी एक एक्स्ट्रा सर्विस। पुलकित चाहता था कि अंकिता रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस दे, लेकिन अंकिता ने साफ मना कर दिया। यही मना करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत बन गया। यहाँ कई सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। वह वीआईपी कौन था? अंकिता से किस तरह का फेवर मांगा जा रहा था? उस वीआईपी का पुलकित आर्या से क्या रिश्ता था? और सबसे अहम सवाल, अगर यह सब 19 सितंबर को हुआ तो अंकिता की ट्रैप में फंसने की कहानी आखिर कहां से शुरू हुई? इस सवाल का जवाब 19 सितंबर में नहीं बल्कि 1 सितंबर 2022 की रात में छुपा है, यानी उस रात से जब अंकिता ने वनंतारा रिजॉर्ट में नौकरी करना शुरू किया। उत्तराखंड का वनंतारा रिजॉर्ट कोई साधारण जगह नहीं थी। यह रिजॉर्ट भाजपा के पूर्व मंत्री रहे विनोद आर्य का था। देखने में बेहद आलीशान, सुविधाओं से भरा हुआ और बाहर से पूरी तरह एक लग्जरी डेस्टिनेशन। यहाँ अक्सर बड़े नेता, बड़े कारोबारी और वीआईपी गेस्ट आते थे। यहाँ पूल पार्टियां होती थी, शराब बहती थी और ऐसी चीजें होती थी जिनकी जानकारी आम स्टाफ तक नहीं पहुँचती थी। वनंतारा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर तल्ला इलाके में पड़ता है, जो ऋषिकेश शहर से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ आउटर एरिया। ना रेगुलर बसें चलती है और ना ही ऑटो आसानी से मिलते हैं। बाहर से यह जगह जितनी शांत और खूबसूरत लगती है, अंदर से उतनी ही असुरक्षित साबित होती है। 1 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी ने इसी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया, लेकिन जिस दिन उसकी नौकरी की शुरुआत हुई उसी रात उसके साथ पहली घटना घट जाती है। रिजॉर्ट में एक पार्टी चल रही थी और उसी दौरान एक गेस्ट अंकिता को जबरन गले लगा लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। यह अंकिता के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसने तुरंत इस घटना के बारे में अपने दोस्त पुष्पदीप को बताया, जिसने उसकी नौकरी लगवाने में मदद की थी। पुष्पदीप और अंकिता की दोस्ती सितंबर 2021 में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी। पुष्पदीप जम्मू का रहने वाला था और कई बार उत्तराखंड आकर अंकिता से मिल चुका था। दोनों के बीच भरोसे का रिश्ता था, इसलिए अंकिता ने सबसे पहले उसी को यह बात बताई। अब अगर हम अंकिता की जिंदगी को थोड़ा पीछे जाकर देखें तो हमें समझ आता है कि वह इस नौकरी के लिए कैसे पहुंची। अंकिता उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के डोब श्रीकोट गांव की रहने वाली थी। उसका जन्म 11 नवंबर 2003 को हुआ था। एक साधारण परिवार, सीमित आमदनी और बहुत कम विकल्प। 2020 में अंकिता ने 12वीं की परीक्षा कॉमर्स स्ट्रीम से 88% अंकों के साथ पास की थी, लेकिन यही वह समय था जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी। नौकरियां जा रही थी, घरों में पैसा रुक गया था। इसी दौरान अंकिता के पिता की नौकरी चली जाती है। बावजूद इसके अंकिता ने हार नहीं मानी। उसने देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 1 साल के सर्टिफिकेट के लिए एडमिशन लिया। शुरुआत के 3 महीने ऑनलाइन पढ़ाई हुई, फिर कॉलेज खुलने पर वह देहरादून चली गई। लेकिन मार्च 2022 में हालात और बिगड़ जाते हैं। अंकिता को अपना कोर्स पूरा करने के लिए 40,000 की फीस भरनी थी, लेकिन उस समय उसके पिता के पास यह 40,000 भी नहीं थे। मजबूरी में अंकिता को बीच में ही अपना कोर्स छोड़ना पड़ा। होटल मैनेजमेंट का सपना उसे एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जा सकता था। यहीं से अंकिता नौकरी की तलाश में जुट जाती है। वह पुष्पदीप से कहती है कि कहीं नौकरी मिल सके तो बताना। इसी दौरान पुष्पदीप को OLX पर वनंतारा रिजॉर्ट का विज्ञापन दिखता है। विज्ञापन में लिखा था केवल वही लड़कियां अप्लाई करें जो रिजॉर्ट में रहकर काम करने के लिए तैयार हो। ना पुष्पदीप को इस लाइन का मतलब समझ आता है और ना ही अंकिता को। उन्हें लगता है कि जंगल के बीच रिजॉर्ट होने की वजह से शायद स्टाफ को वहीं रुकना पड़ता होगा। गरीबी और मजबूरी में अंकिता इस शर्त के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य उसका टेलीफोनिक इंटरव्यू लेता है और 28 अगस्त 2022 को अंकिता की नौकरी कंफर्म हो जाती है। उसी दिन अंकिता के पिता अपनी बेटी को डोब श्रीकोट से वनंतारा रिजॉर्ट छोड़ आते हैं।
एक पिता जो शायद यह सोच भी नहीं सकता था कि जिस जगह वह अपनी बेटी को काम के लिए छोड़कर आ रहा है वही जगह उसकी बेटी के लिए कब्र बन जाएगी। शुरुआत में अंकिता को रिसेप्शन के पास का कमरा दिया जाता है, लेकिन पहली ही शिकायत के बाद पुलकित उसे अपने कमरे के पास शिफ्ट करवा देता है। कहता है कि वह उसकी सेफ्टी के लिए है। कुछ दिन बाद उसे फिर से पुराने कमरे में भेज दिया जाता है, लेकिन 9 सितंबर को एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जाती है। इस बार यह कहकर कि गेस्ट ज्यादा है और कमरे कम पड़ रहे हैं। अंकिता को फिर से पुलकित के कमरे के पास शिफ्ट कर दिया जाता है। 10 सितंबर की रात अंकिता पूरी तरह से टूट जाती है। वह रोते हुए पुष्पदीप को कॉल करती है, लेकिन जब रिजॉर्ट के मालिक पुलकित को यह बात पता चलती है कि अंकिता किसी और से फोन पर बात कर रही है तो वह उसका मोबाइल छीन लेती है और सख्त लहजे में कहता है कि हर बात बाहर बताने की जरूरत नहीं है। इसी रात पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता तीनों अंकिता के कमरे में बैठकर शराब पीते हैं। पुलकित खुद भी उसके साथ छेड़छाड़ करता है। अब अंकिता का सब्र टूट चुका था। वह नौकरी छोड़ने का फैसला करती है और रिजॉर्ट में पहले काम कर चुके इलेक्ट्रिशियन आयुष को मैसेज करती है कि उसे दूसरी जगह नौकरी दिलवाने में मदद करे। 11 सितंबर को वह पूरी बात पुष्पदीप को बता देती है कि उसके कमरे में शराब पी गई और उसके साथ बदतमीजी की गई और वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। पुष्पदीप उसे साफ कहता है कि यह जगह छोड़ दो, लेकिन जब अंकिता की नौकरी छोड़ने की बात सामने आती है तो पुलकित, सौरभ और अंकित तीनों उससे माफी मांगते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मजबूरी में अंकिता मान जाती है। यहीं से वह फंदा कसना शुरू होता है, जिससे निकलने का मौका अंकिता को फिर कभी नहीं मिलता। इसी बीच पुष्पदीप के मन में एक बात लगातार घूम रही थी। अंकिता बार बार परेशान क्यों हो रही है? आखिर ये रिजॉर्ट है कैसा? और अगर सच में माहौल गलत है तो अंकिता को तुरंत वहां से बाहर निकाला जाए। यही सोचकर 14 सितंबर को पुष्पदीप अपने दोस्त अक्षत के साथ जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के लिए निकल पड़ता है और वनमतारा रिजॉर्ट पहुंच जाता है। उसके लिए यह सिर्फ मिलने आना नहीं था, यह भी जांचना था कि अंकिता सच भी बोल रही है या नहीं। 14 से 16 सितंबर तक पुष्पदीप और अक्षत रिजॉर्ट में ही रुकते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, सुंदर रिजॉर्ट, स्टाफ का आना जाना, मेहमानों की आवाजाही, लेकिन सामान्य का यह दिखावा उस जगह की असली सच्चाई को छुपा रहा था। 16 सितंबर को एक ऐसा सीन होता है जो पुष्पदीप के दिमाग में अटक जाता है। पुष्पदीप और अक्षत पुल के आसपास मौजूद थे। तभी पुष्पदीप कुछ लोगों को देखता है जिनके साथ बाउंसर है। ये लोग आम टूरिस्ट जैसे नहीं लगते। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके साथ सुरक्षा और उनका अलग ट्रीटमेंट, सब कुछ इशारा कर रहा था कि ये कोई खास लोग हैं। पुष्पदीप को उस समय यह कहानी समझ नहीं आती, लेकिन उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि वहाँ का वीआईपी कल्चर बहुत मजबूत है। उसी दिन 16 सितंबर की दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच पुष्पदीप रिजॉर्ट से निकलकर वापस जम्मू के लिए रवाना हो जाता है। वह यह सोच रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद आकर माहौल देख लिया, अंकिता से बात कर ली और उसने उसे समझाया कि अगर फिर कुछ गलत हो तो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाना। लेकिन असली तूफान उसी के जाने के कुछ घंटों बाद शुरू होने वाला था। ऑडियो वायरल होने के बाद अंकिता के पिता ने कई सवाल उठाए। पिता का कहना है कि बेटे की चैट में एक्स्ट्रा सर्विस की बात थी, लेकिन एसआईटी ने जांच में चैट पर ध्यान नहीं दिया। 17 सितंबर की रात पुष्पदीप जम्मू पहुंच चुका था और तभी अंकिता के व्हाट्सएप मैसेज आने लगते हैं, एक के बाद एक, पैनिक में, डर में, घबराहट में। ये मैसेज साधारण शिकायत नहीं थे। ये मैसेज किसी लड़की की वो हालत दिखाते हैं जो समझ चुकी थी कि वह जाल में फंस गई है। अंकिता लिखती है कि रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योरिटी होती है। उसने बताया कि अंकित उसके पास आया और बोला कि कुछ बात करनी है और अंकिता उसके साथ चली गई। फिर अंकित कहता है कि एक वीआईपी गेस्ट आने वाला है सोमवार को, यानी 19 सितंबर को, और उस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। अब एक्स्ट्रा सर्विस शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है, असल में उतना ही घिनौना और खतरनाक है, क्योंकि ऐसे रिजॉर्ट्स में यह शब्द अक्सर उसी चीज का कोड होता है जिसे कोई भी खुलेआम बोलने की हिम्मत नहीं करता। अंकिता का जवाब साफ था, मैं क्या करूं? लेकिन सामने से उसे समझाने के बजाय उल्टा दबाव बनाया गया। अंकित ने उसे डांटा और तभी अंकिता ने वह लाइन कही जो इस पूरे केस की रीढ़ बन जाती है। उसने कहा, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, 10,000 में बिक जाऊंगी? अंकित पलटकर कहता है, मैंने आपको थोड़े ही बोला कि आप करो, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई दूसरी लड़की होगी तुम्हारी नजर में, क्योंकि वह 10,000 दे रहा है। लेकिन अंकिता समझ चुकी थी कि यह बात सीधे सीधे उसके लिए ही कही जा रही है। अंकिता ने पुष्पदीप को साफ मैसेज में लिखा कि वह जानती है कि तीनों जानबूझकर यह बात उसके सामने ला रहे हैं ताकि वह हाँ बोले। अंकिता लिखती है, ये मुझे सिक्योर बनाना चाहते हैं। अंकिता सिर्फ पुष्पदीप को ही ये बात नहीं बताती, वह एक और व्यक्ति को भी फोन करती है
विवेक आर्य, जो रिजॉर्ट में 16 सितंबर तक काम कर चुका था। विवेक के कोर्ट में दिए गए बयान अनुसार अंकिता ने उसे बताया कि पुलकित उसे मनाने की कोशिश कर रहा है कि कोई चीफ गेस्ट आने वाला है और उसे एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, और यह भी कि अंकित ने उसके साथ धक्का मुक्की की, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अंकिता के पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो वह झुक जाए या फिर वह वहां से भागे। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। रिजॉर्ट जंगल के बीच था, बाहर निकलने के लिए कोई साधन भी नहीं था और आसपास उसके कोई भरोसेमंद आदमी भी नहीं था, और जो मालिक था वही खतरा बन चुका था। और इसी डर के साथ कहानी 18 सितंबर की सुबह में प्रवेश करती है। वह सुबह जो अंकिता की जिंदगी की आखिरी सुबह साबित होने वाली थी। मैंने पहले नॉर्मली बात हुई थी, तो उसके बाद रोना स्टार्ट कर दिया उसने। मैंने पूछा क्या बात है, तो बता नहीं पाई वो। तो उसके बाद उसने बोला मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें रात को। मैंने बोला ठीक है। 18 सितंबर 2022 की सुबह से ही अंकिता परेशान थी। यह बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसका डर साफ दिख रहा था। सुबह करीब 11:03 पर उसने पुष्पदीप को मैसेज किया कि पुलकित ने उसे साफ साफ कह दिया है या तो उसे गेस्ट हैंडल करने होंगे या फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरी लड़की आ जाएगी। यह कोई सामान्य वार्निंग नहीं थी, यह सीधी धमकी थी। दोपहर 2:46 पर अंकिता का अगला मैसेज आता है। वह बताती है कि उसका कमरा कुछ दिनों के लिए सर के कमरे के पास शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब ज्यादा गेस्ट आने वाले हैं। इस समय तक अंकिता पूरी तरह से समझ चुकी थी कि यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। शाम होते होते पुलकित और अंकिता के बीच बहस और तेज हो जाती है। यह बहस उसी वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने को लेकर थी, जो अगले दिन आने वाला था। अंकिता किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहती थी, वह साफ मना कर चुकी थी, लेकिन पुलकित, सौरभ और अंकित तीनों मिलकर उस पर मानसिक दबाव बना रहे थे। यही वह पल था जब अंकिता ने फैसला किया कि अब वह यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। शाम के करीब 5:30 पर अंकिता अपना बैग पैक कर लेती है। वह रिजॉर्ट छोड़ने वाली थी। उसने रिजॉर्ट के स्टाफ सौरभ बिष्ट को कॉल किया ताकि बैग को कमरे से सड़क तक पहुंचाने में मदद मिल सके। उस वक्त सौरभ बिष्ट गाड़ी चला रहा था, इसलिए कॉल करण ने उठाया। उधर अंकिता रोते हुए कहती है, प्लीज मेरा बैग सड़क तक ले जाओ। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। यह कोई साधारण रिक्वेस्ट नहीं थी, यह एक आखिरी कोशिश थी उस जगह से बाहर निकलने की। करण ने अंकिता की हालत देखकर तुरंत दूसरे स्टाफ चंद्रकरण को कॉल किया। चंद्रकरण उस समय पनावी रिजॉर्ट के पास था और तुरंत वनतारा रिजॉर्ट पहुंचा। जब वह गेट पर पहुंचा तो अंकित ने उसे वहीं रोक दिया और कहा सब ठीक है, लेकिन चंद्रकरण अंदर घुस गया, यह कहते हुए कि उसे मैडम से अटेंडेंस लगवानी है। उस समय अंकिता अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। चंद्रकरण ने जब उसे पूछा कि क्या मदद चाहिए तो अंकिता कुछ नहीं बोल पाई। उसके कोर्ट में दिए गए बयान अनुसार अंकिता उस वक्त बेहद डरी हुई थी। तभी सौरभ भास्कर ने चंद्रकरण को वहां से जाने के लिए कहा और किसी बहाने से उसे हटा दिया गया। इसके कुछ मिनटों बाद अंकिता ने आयुष को कॉल किया, वही आयुष जिससे पहले उसने नौकरी की मदद मांगी थी। अंकिता रोते हुए कहती है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से ले जाओ। यह शाम के करीब 6 बजे का वक्त था। आयुष ने यह बात तुरंत पुष्पदीप को बता दी कि अंकिता बहुत परेशान है और रिजॉर्ट छोड़ना चाहती है। इसी दौरान रिजॉर्ट में हाउसकीपिंग का काम करने वाले अभिनव कश्यप और उसका भाई कुश एक गेस्ट का सामान लेकर गाड़ी से उतरते हैं। दोनों ने देखा कि अंकिता फोन पर रोते हुए मदद मांग रही है, लेकिन तभी पुलकित कमरे से बाहर आता है, अंकिता का मोबाइल छीन लेता है और खींचकर अंदर कमरे में ले जाता है। अभिनव के अनुसार अंकिता लगातार रो रही थी। कुछ ही देर में अंकित भी अंदर जाता है। अभिनव के बयान के अनुसार अंकित कमरे में 20 से 30 सेकंड तक अजीब तरीके से नाचता है और फिर अंकिता को बाथरूम की तरफ ले जाता है। करीब 10 मिनट बाद अभिनव और कुश को ऊपर से नीचे भेज दिया जाता है, यह कहकर कि यहाँ कोई काम नहीं है। जम्मू में बैठे पुष्पदीप को जब यह आयुष से पता चला कि अंकिता रो रही थी, मदद मांग रही थी, तो वह तुरंत अंकिता को कॉल करता है, लेकिन इस बार अंकिता फोन नहीं उठाती। कुछ देर बाद शाम 7:57 पर अंकिता की कॉल आती है। फोन उठाते ही अंकिता रोने लगती है। वह बताती है कि पुलकित ने उसका मुंह दबाया, उसका बैग खींचा, उसके साथ बदसलूकी की और उसे कमरे में ले गया। वह ज्यादा बोल नहीं पाती, लास्ट में बस इतना कहती है कि सारी बातें बाद में बताएगी, और यह अंकिता की आखिरी कॉल थी। अब पुलकित समझ चुका था कि अंकिता किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, वह रिजॉर्ट छोड़ने वाली है। तभी पुलकित ने एक नई चाल चली। उसने अंकिता को कहा कि बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम आते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। रात के करीब 8 बजे पुलकित, सौरभ और अंकित
तीनों अंकिता को स्कूटी और बाइक पर लेकर रिजॉर्ट से बाहर निकलते हैं। अंकिता सौरभ की बाइक पर पीछे बैठी थी और पीछे पीछे पुलकित और अंकित स्कूटी पर आ रहे थे। करीब 8:30 पर ये लोग कौड़िया गांव से ऋषिकेश एम्स की तरफ जाते हुए एक सीसीटीवी कैमरा में दिखाई देते हैं। इसी दौरान 8:32 पर अंकिता ने पुष्पदीप को फिर से कॉल किया। बैकग्राउंड की आवाज से पुष्पदीप समझ गया कि अंकिता रिजॉर्ट में नहीं है। अंकिता ने धीमी आवाज से कहा वह पुलकित, सौरभ और अंकित के साथ है और उनके बीच फंसी हुई है। उसने कहा इनका कोई भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। पुष्पदीप ने कहा कि अपना फोन चालू रखना, फोन मत काटना। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है चलो चलते हैं। अंकिता कहती है कि वह सारी बातें रिजॉर्ट जाकर बताएगी और फोन काट देती है। यही उनकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद अंकिता के जीवन के आखिरी घंटे शुरू होते हैं। तीनों आरोपी उसे ऋषिकेश एम्स से चिला मार्ग की तरफ ले जाते हैं। रात करीब 9 बजे चिला बैराज की चेक पोस्ट पर वन विभाग के गार्ड आशीष पुरोहित उन्हें रोकते हैं। पुलकित कहता है कि वे लोकल है और गांव जा रहे हैं। अंकिता उसी समय पुलकित के साथ स्कूटी पर पीछे बैठी हुई थी। गार्ड उन्हें जाने देता है। कुछ ही दूरी पर नहर के पास शराब पीते हुए इन तीनों का झगड़ा अंकिता से फिर होता है। अंकिता धमकी देती है कि अगर उसे वापस नहीं छोड़ा गया तो वह रिजॉर्ट के सारे राज खोल देगी, खासकर एक्स्ट्रा सर्विस का सच। यही वह पल था जब गुस्से, नशे और डर में आकर तीनों ने अंकिता को पकड़कर चिला नहर में फेंक दिया। अंकिता पानी में गिरने के बाद भी जिंदा थी। उसने मदद के लिए चीख लगाई, लेकिन डर के मारे तीनों वहाँ से भाग गए। उस चीख के साथ अंकिता की जिंदगी खत्म हो गई। बॉडी रिकवर हुई। हमने उनके फादर और पिताजी को दिखाया तो उनका कहना है कि उसी की बॉडी है। और अगले दिन 19 सितंबर की सुबह वही लोग पुलिस स्टेशन पहुंचकर यह रिपोर्ट लिखवाते हैं कि अंकिता लापता है। 19 सितंबर 2022 की सुबह जिस समय अंकिता की लाश चिला नहर के पास बह रही थी, उसी समय उसके हत्यारे एक एक करके अपनी सेफ्टी प्लानिंग को अमल में ला रहे थे। पुलकित आर्य सुबह सुबह पहले लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन पहुँचता है और एक रिपोर्ट लिखवाता है कि उसके रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़की सुबह से गायब है। कमाल की बात यह थी कि जिस व्यक्ति ने हत्या की वही व्यक्ति सबसे पहले पहुंचकर थाने में खुद रिपोर्ट लिखवाता है। इधर जम्मू में बैठा पुष्पदीप पूरी रात अंकिता को कॉल करता रहा। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह फिर कॉल किया, अब भी फोन बंद आ रहा था। उसने पुलकित को कॉल किया, पहले कॉल नहीं उठी, फिर फोन भी स्विच ऑफ हो गया। यही वह पल था जब पुष्पदीप को यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। उसने तुरंत अंकिता के चचेरे भाई अभी सिंह भंडारी को कॉल किया और बताया कि अंकिता रिजॉर्ट से गायब है। अंकिता के परिवार के लिए यह खबर किसी बिजली गिरने से कम नहीं थी। उसकी माँ उससे रोज फोन पर बात करती थी। 17 सितंबर को भी अंकिता ने अपनी माँ और दिल्ली में रहने वाले भाई के साथ करीब 34 मिनट तक कॉन्फ्रेंस में बात की थी। उसने कहा था कि वह परेशान है, लेकिन वजह नहीं बताई थी। 18 सितंबर को दोपहर 4:30 पर माँ ने मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आया। रात को 8:30 पर भी पूछा कि खाना खाया या नहीं, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सच यह था कि उस वक्त तक अंकिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह उसी रात अपने रिश्तेदार के साथ ऋषिकेश के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वे पौड़ी थाने पहुंचते हैं। वहां से कहा जाता है कि यह मामला मुनि की रेती थाने का है। मुनि की रेती पहुंचते हैं। वहां से कहा जाता है कि ऋषिकेश की कोतवाली जाए। वहां पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि यह मामला पटवारी क्षेत्र का है, यानी एक पिता जिसकी बेटी गायब है, उसे रात भर थानों और चौकियों के बीच घुमाया जाता है और हर जगह बस एक ही जवाब मिलता है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगले दिन 20 सितंबर को वीरेंद्र सिंह लक्ष्मण झूला थाने पहुंचते हैं और साफ साफ शिकायत देते हैं कि उनकी बेटी 18 सितंबर की शाम से लापता है और उन्हें रिजॉर्ट के मालिक और स्टाफ पर शक है। लेकिन यहाँ भी पुलिस कोई सीधा एक्शन लेने के बजाय उन्हें चिला पटवारी चौकी भेज देती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी राजस्व पुलिस सिस्टम चलता है। एक ऐसा सिस्टम जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, जहाँ रेगुलर पुलिस के बजाय पटवारी जाँच करता है। जब वीरेंद्र सिंह चिला पटवारी चौकी पहुंचते हैं तो वहां उन्हें बताया जाता है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने पहले ही एक शिकायत दे चुके हैं। उस शिकायत में लिखा होता है कि अंकिता निजी समस्याओं के कारण तनाव में थी, उसे घूमना पसंद था और वह खुद कहीं चली गई है। यानी आरोपी की कहानी को ही सिस्टम ने ऑफिशियल वर्जन मान लिया था। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिस रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर को इस केस को देखना था वह छुट्टी पर चला जाता है बिना केस ट्रांसफर किए। अगले पटवारी को चार्ज दिया जाता है, लेकिन वह भी वीरेंद्र सिंह को घंटों तक इंतजार करवाता है, क्योंकि अंदर कमरे में रिजॉर्ट का मालिक, उसके परिवार के सदस्य और आरोपी बैठे हुए थे। एक पिता को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पटवारी से बहस करनी पड़ती है। जब वीरेंद्र सिंह पटवारी को लेकर रिजॉर्ट जाते हैं तो वहाँ एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। सभी सीसीटीवी कैमरे की तारें कटी हुई थी।
जब फुटेज दिखाने को कहा गया तो जवाब मिलता है कि सीसीटीवी खराब है। यहीं से वीरेंद्र सिंह को साफ समझ आ जाता है कि यहाँ कोई लापरवाही नहीं, मिली भगत चल रही है। लगातार दबाव, नेताओं तक के फोन, डीएम और डीजीपी तक बात पहुंचने के बाद आखिरकार 22 सितंबर 2022 को यह मामला राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जाता है और एफआईआर दर्ज होती है। तब तक 4 दिन बीत चुके होते हैं। जैसे ही मामला सोशल मीडिया और लोकल इलाके में उठता है, पुलिस हरकत में आती है। कर्मचारियों के बयान लिए जाते हैं, आखिरी कॉल्स और चैट्स खंगाली जाती है और रास्ते की सीसीटीवी फुटेज दिखी जाती है। इन सब के आधार पर 22 और 23 सितंबर की रात को पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 23 सितंबर को चिला नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। अगले दिन पानी का फ्लो रोका जाता है और 24 सितंबर को बैराज में फंसी लड़की की लाश मिलती है। यह लाश अंकिता भंडारी की होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि अंकिता को धक्का देकर नहर में फेंका गया था। उसके शरीर पर सभी चोटें मौत से पहले की थी, यानी यह हादसा नहीं, हत्या थी। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 23 दिसंबर की ही रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है और हैरानी की बात है, उसी कमरे को तोड़ दिया जाता है जहां अंकिता रहती थी, यानी क्राइम सीन को ही नष्ट कर दिया जाता है जहां से सबूत मिल सकते थे और शायद उस वीआईपी तक पहुंचा जा सकता था जिसका जिक्र अंकिता ने किया था। और उसी समय रिजॉर्ट परिसर में आग लग जाती है। आग किसने लगाई, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। अंकिता का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कराया जाता है। परिवार चाह रहा था कि बेटी को घर ले जाया जाए, लेकिन पुलिस दबाव बनाती है। यहाँ तक कि अंकिता की मां को अपनी बेटी का चेहरा देखने भी नहीं दिया जाता और मामला कोर्ट में चलता है। आरोपियों की तरफ से दलील दी जाती है कि अंकिता डिप्रेशन में थी, उसने खुदकुशी की है। लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज इन सभी दलीलों को झूठा साबित कर देते हैं। करीब 2 साल 8 महीने बाद 30 मई 2025 को कोर्ट फैसला सुनाता है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। लेकिन क्या यही न्याय है? अंकिता के परिवार के लिए नहीं, क्योंकि आज भी कई सवाल बाकी है। उस सिस्टम का क्या हुआ जिसने समय पर एफआईआर नहीं लिखी? और उससे भी बड़ा सवाल, वह वीआईपी कौन था जिसके लिए एक 19 साल की लड़की की जान ले ली गई? तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।